नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला 25 जनवरी को होने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि आरजेडी का दरअसल मुखिया असली कौन है। अभी तक कमान लालू प्रसाद यादव के हाथ में है। भले ही तेजस्वी यादव पूरी पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे हों, पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने अपने ढंग से किया, लेकिन चुनाव में मिली विफलता के बाद सवाल उठ रहे हैं कि किन की जिम्मेदारी तय की जाएगी इस हार के लिए, और तेजस्वी यादव का भविष्य अब क्या होगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात बड़ी जोर से आ रही है, और बात ये भी आ रही है कि उनके भाई तेज प्रताप यादव भी अब पार्टी में वापस आ सकते हैं। उनका सस्पेंशन पार्टी हटा सकती है। दही चूड़ा पार्टी जो दी गई तेज प्रताप यादव की तरफ से, उसमें पिता लालू प्रसाद यादव के आने के संकेत ये थे कि परिवार में जितनी कलह है उसको कम किया जाए। क्या तेजस्वी उस कलह को कम करना चाहते हैं, चाहेंगे? तेज प्रताप यादव की वापसी होगी? उनका भविष्य कहां सुरक्षित है? पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है अगर दोनों भाई साथ होते हैं? और तेज प्रताप यादव इस नई भूमिका में कितने और ज्यादा तेजस्वी यादव को मजबूत कर पाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ ढूंढेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ कुमार, संवाददाता न्यूज 24, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशेष संवाददाता राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी के, उत्पल वल्लभ, प्रवक्ता आरजेडी, राम पुकार, प्रवक्ता आरएलएम, राहुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और कृष्णकांत शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं, मैं उनसे इस चर्चा को, उत्पल वल्लभ जी, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। क्या कुछ 25 जनवरी को आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ एजेंडा तय किया गया है? क्या नए साल की शुरुआत, और दरअसल मकर संक्रांति के बाद कहा जा रहा था कि पार्टी में आमूल-चूल जिम्मेदारियां तय की जाएगी, परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। क्या एजेंडा है? देखिए मीना जी, ये पार्टी की जो रेगुलर नेशनल स्क्रूटनी की जो बैठक होती है उसका ये हिस्सा है। और पिछले वर्ष भी ये हुई थी। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो बैठक में पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, राज्य और राज्य से बाहर से जो भी सदस्य मेंबर हैं, सब आमंत्रित हैं। 25 को आएंगे और पार्टी की जो भविष्य का नीति होगा उस पर बातचीत होगी, अवश्य जरूर बातचीत होगी। लेकिन जहां तक ये सूत्र और स्रोत से जानकारी की बात है, तो ऐसी कोई पार्टी में बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो अभी आप चर्चा की है, ऐसी कोई जानकारी नहीं। आपके मुताबिक अभी लालू प्रसाद यादव इस जिम्मेदारी पर बने रहेंगे? आपके मुताबिक? हमने तो सूत्रों की बात ही नहीं की, मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया सूत्र शब्द, सोर्सेज। नहीं नहीं। मैंने तो और आपको नहीं। इसलिए बुलाया गया है पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि आप अधिकृत रूप से बताएं। तो आपके मुताबिक ये एक रूटीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना चाहिए। सही है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे न्यूज पे मैं भी सुन रहा था। तो इसमें जो जानकारी सूत्र के हवाले से लोग दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं, वो पार्टी के भविष्य को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे, उसमें वो उस दिन 25 को यह तय होगी। जी, 25 जनवरी की तारीख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आरजेडी की बैठक। आरजेडी इस वक्त बिहार में विपक्ष का मजबूत चेहरा हुआ करता था, इस बार कमजोर विपक्ष का चेहरा बन गया है। हालांकि वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी को काफी वोट मिला है, लेकिन सीट काफी कम हो गई है। कम हुई संख्या सीटों की जो है, उसके कारण जरूर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा में आते हैं कि नहीं। हालांकि कमेटी बनाई गई थी जिसने जांच पड़ताल की, पता किया कौन से फैसले गलत हुए, कौन से सही हुए, क्या कुछ होने जा रहा है आरजेडी में। इसका असर निश्चित रूप से बिहार की पूरी सियासत पर देखा जाएगा। सत्तारूढ़ दल उससे कितना प्रभावित होगा, राहुल आनंद जी, अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी अधिकृत रूप से हो जाती है?
मीना जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, और जितने पैनलिस्ट तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। और जो आज हम एक चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है बिहार के अंदर, उसकी जो रणनीति है और जो राजनीति करने की जो व्यवस्था जो कायम होने जा रही है, यानी कि एक बहुत पहले एक मीम्स आई थी मीना जी, मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? और ठीक इसी पे वो फिट कर रहा है आरजेडी का आने वाला भविष्य। देखिए, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष बनाने की जो बात की जा रही है, वो बिल्कुल ये 100% सत्य बात तो साबित होगी आने वाले भविष्य में कि तेजस्वी यादव जी को छोड़कर कोई और नहीं होगा। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए, तो जब ज़िम्मेदारी लेने की बात आती है और जब इनके घर में ही अगर मतभेद पैदा हो जाता है और मनभेद इतना बढ़ जाता है कि सब एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक उसी में जो 25 तारीख को जो कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है, उसमें तेजस्वी यादव जी को ताजपेशी करने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव जी के विषय में अगर हम एक बात कहें, तो ये ना वो शिक्षा में अव्वल हो पाए, ना राजनीति में अव्वल हो पा रहे हैं, ना परिवार को सँभाल पाने में एकजुटता दिखा पा रहे हैं और अपने बिखराव को और तेज़ी से बिखरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आज आरजेडी आने वाले भविष्य की अपनी नींव रखने जा रही है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी जो दही-चूड़ा का जो तिलकुट का जो प्रचलन चला है बिहार के अंदर, जिसके अंदर तेज प्रताप यादव जी ने भी इस प्रचलन को बढ़ाते हुए उसमें आहुति देने का काम किया, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहाँ आगमन से लालू प्रसाद यादव जी की कि वो इस एकजुटता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ तेजस्वी यादव जी का ना आना इस बात का बिल्कुल संकेत है कि हू विल बी द बॉस। बॉस एक ही होगा और कौन होगा वो तय करने की जो दिशा और जो दशा नजर आ रही जी, है, उसमें कहीं न कहीं जी। तेजस्वी यादव जी नजर आने वाले हैं। परिवार हो, संगठन हो, सत्ता हो, कुछ भी हो, सरकार हो, वहां पर हु इज द बॉस? बॉस कौन है? सबसे ताकतवर कौन है? किसके फैसलों से मोहर लगेगी? ये सबसे अहम जो है वो विषय होता है और इसी विषय को आरजेडी अब अधिकृत रूप से एड्रेस करने जा रही है, ऐसा लगता है। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता के मुताबिक अभी ऐसी कोई संभावना नहीं देखी जानी चाहिए। अभी ये सिर्फ रूटीन बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समझी जानी चाहिए। राम पुकार सिन्हा जी, मैं कृष्णकांत जी बस आपके पास आऊंगी। राम पुकार सिन्हा जी ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं। राम पुकार सिन्हा जी, अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाती है तो वो सबसे ताकतवर परिवार में है, क्योंकि सब उनके खिलाफ भी हो गए हैं, परिवार में भी और संगठनों में भी। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसके खिलाफ लामबंदी भी उतनी ही जल्दी होती है, चाहे वो कितना ही काबिल हो, काबिलियत रखता हो, इससे कोई वास्ता नहीं है। वास्ता इस बात से है कि सत्ता का केंद्र वो है और दूसरे जो सत्ता से दूर केंद्र हैं वो सारे एकजुट हो जाते हैं। लालू परिवार में भी वही तस्वीर इस वक्त दिख रही है कि ज्यादातर जो सत्ता से दूर रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियां हैं वो अब एक तरफ हैं और तेजस्वी यादव एक तरफ। देखिए मीना जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी अभी जस्ट मतलब कल ही हमारे एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बिहार से एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को चुनकर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन आज तक राष्ट्रीय जनता दल के गठन के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब उसके बाद उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अरे भैया, कम से कम अगर संगठन चलाना है तो कम से कम परिवारवाद से ऊपर उठकर संगठन की जिम्मेवारी में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कार्यकर्ता को बनाते तो एक मैसेज आता कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल के बाद नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। आज सौभाग्य प्राप्त है कि बिहार का 45 साल का नौजवान नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो अगर एनडीए गठबंधन में ही कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, हाँ उनके महागठबंधन में लेफ्ट फ्रंट में जो लेफ्ट है उस फ्रंट में या कांग्रेस में भी, अभी जो हम देख रहे हैं कांग्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष
कार्यकर्ताओं की ओर से, नेहरू परिवार की ओर से, गांधी परिवार की ओर से अलग है। कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, एक कांग्रेस में है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में ये परिपाटी नहीं है। वहां सब कुछ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार ही होंगे, इसलिए उसमें संगठन उसको हम नहीं बोल सकते हैं, एक परिवार की पार्टी बोल सकते हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं ममता जी। मीना जी। राम पुकार सिन्हा जी, परिवारवाद की दुहाई कम से कम अब बीजेपी और उससे संगठित जितने भी उससे जुड़े हुए जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब दे नहीं सकते। परिवारवाद के अनेक उदाहरण पड़े। मीना जी, एक कहावत सुने हैं बिहार में, बहुत फेमस है, छलनी कहे स्तूप से कि तुम्हारे बहुत छेद है। अरे भैया राम पुकार जी, पहले अपने सीने में झांक के देखिए ना, आपकी पार्टी का क्या है कि परिवार बेटा बहू सब मंत्री बन रही है। क्या अच्छा नहीं लगता है, ये आप पे शोभा दे देता है ये बातें। अरे बोलिए ना, कुछ सोच समझ के बोलिए, एक चीज से अपने ही उंगली कर रहे हैं। कृष्णांत भाई, अभी संगठन की बात हो रही है, संगठन के पदाधिकारी की बात हो रही है यहाँ। आपका डिफिनीशन वही वाला बात है, जैसे बीजेपी एक डिफिनीशन देती है परिवारवाद का कि नहीं 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 नहीं, हमारा परिवारवाद कुछ अलग है और उनका परिवार, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप भी अपने आप को नया चीज सिखा रहे हैं, मतलब 1+1 2 होता है, हमको 4 मत सिखाइए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, मीना जी सवाल पूछिए। छलनी बोले। बात ये है कि तेजस्वी यादव को अगर अधिकृत रूप से जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव सौंप देते हैं तो अपना सिर्फ एक काम ही पूरा नहीं करते हैं, वो बिहार की सियासत को एक दिशा भी देते हैं। ये दिशा को किस तरफ लेकर जाएंगे तेजस्वी यादव, ये उनकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। देखिए मीना जी, जिस तरह से हर एक पार्टी में भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, जिस तरह से चाचा भतीजा में लड़ाई हो रहा है, और जिस तरह से तोड़ा पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जैसे भी किसी एन प्राक्रेन जैसे भी तोड़ा जा रहा है, उसमें नजर जो है आरजेडी पे भी लगा हुआ है, और कितनी बार विपत्ता आई है, और इसी वजह से भरोसा, जिस तरह से जनता दल नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया एक दलित के बेटे को, और बाद में जैसे कहा गया कि वो धोखेबाज निकले, भली वो धोखेबाज है या नहीं मालूम, देखिए हम लोग नहीं कह सकते, वी आर नॉट ए जज। हाँ, लेकिन जिस तरह से उस तरह से राबड़ी देवी को यदि उन्होंने अपना पद दिया और जब जेल जाते वक्त, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में था कि कहीं दूसरे को देंगे तो उनके पार्टी पे कब्जा ना कर ले। आज देखिए कि पार्टी के 2 बेटे हैं और बहुत सारी बहन है, आपस में जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है, जिस तरह से एलिगेशंस लग रहे हैं, जिस तरह से आपस में लड़ाई हो रही है, उसमें कपूत और सपूत की है। ये तो लालू जी को पता है कि कपूत कौन है, सपूत कौन है। अब उनको लगता है कि पार्टी एक सिर्फ उनकी जो इतनी मेहनत की पार्टी है और जिस तरह से उन्होंने इसको सींचा है, बिहार में काफी दिनों से ये बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में रही है और आज भी है। सिर्फ इस बार का यदि रिजल्ट छोड़ दिया जाए तो जिस तरह से तेजस्वी जी ने वहां पे जिस तरह से सर्वाइव किया और रिवाइव किया है और वापस एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछले लास्ट इलेक्शन में लाए थे, तो ये होता है कहीं ना कहीं उनको सपूत के रूप में देखा जा रहा है। यदि अपनी सीट को निकालते हुए भी, जबकि उनकी सीट में ही इस बार हार का चांस बन रहा था राघोपुर में, जिस ढंग से ऐसा लग रहा था कि कहीं उल्टा ना हो जाए, खेला ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में वो फिर जीते, लेकिन तेज प्रताप जी जीत नहीं पाए, अपने महुआ सीट को बचा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि विरासत में सीट को मिला था, नहीं निकाल पाए, पार्टी नहीं बनाई, निकाल पाए, और वो भी उसी बाप के बेटे हैं जिस बाप के बेटे ये थे। पिता के आशीर्वाद के बाद क्या तेज प्रताप यादव की वापसी घर में हो पाएगी? सौरभ कुमार जी, 25 तारीख में एजेंडा जो तय किया गया है, क्या उसमें तेज प्रताप यादव के सस्पेंशन को कैंसिल करना अब लगभग तय है? क्या वो पार्टी में वापस आएंगे और तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी जाएगी और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की कमान को स्वीकार करेंगे? देखिए मीना जी, आपने 2 सवाल किया है। पहला आपका सवाल तेज प्रताप यादव को लेकर है। मुझे नहीं लगता है कि हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव की वापसी होगी, कारण कि जो लकीर खींची गई है वो मिटाना इतना आसान नहीं होगा। भले तेज प्रताप यादव चूड़ा दही का भोज का आयोजन करते हैं और उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाते हैं और एज ए पिता वो अपने बेटे को आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन
जो चीजें पार्टी के अंदर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में वो इतना जल्दी खत्म होने वाला है। और रही बात तेजस्वी यादव की ताजपोशी से, तो पिछले कई सालों से सभी लोग जानते हैं कि आरजेडी को कौन चला रहा है, कौन बैठक कर रहा है, कौन सीटें बांट रहा है। ये सबको पता है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी को पूरी तरीके से संभाल लिया है। रही औपचारिक एक ऐलान होने की और एक उनको पद देने की, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद हो सकता है। तो ऐसी पूरी तैयारी आरजेडी के तरफ से की जा चुकी है कि 25 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक होने वाली है आरजेडी की, उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि आज का दिन निश्चित रूप से बिहार के लिए काफी गौरव का दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, नितिन नवीन। तो युवाओं का एक तरीके से कहे तो आगे आना, आगे की अगर आप फ्यूचर की अगर राजनीति बिहार की देखते हैं या देश की देखते हैं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव वो चेहरा है, और जो कि एक युवा भी हैं और पार्टी उनके साथ है। और तेजस्वी यादव ने खुद को साबित करके दिखाया है। पिछले 3-4 सालों से पार्टी के जो भी बड़े बड़े फैसले हैं वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। हालांकि उसकी जानकारी जरूर लालू प्रसाद यादव को दी जाती है और उनकी रजामंदी भी ली जाती है हर फैसले के साथ, लेकिन पार्टी कौन चला रहा है, बैठक कौन ले रहा है, किसकी चल रही है, कौन सीट का बंटवारा कर रहा है, कौन उम्मीदवारों का चयन कर रहा है, ये सबको पता है। तो एक औपचारिक ऐलान बाकी है, अभी तक नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को जो बैठक होगी उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। तेज प्रताप यादव का मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय लगेगा, कारण उस दिन आपने देखा होगा कि जो दही चूड़ा भोज का आयोजन तेज प्रताप यादव ने किया था, उसमें केवल लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे। उसमें उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नहीं गई थी। उनकी बहन जो सांसद हैं मीसा भारती, वो नहीं गई थी। उनके भाई जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो नहीं गए थे। और महज 100 मीटर की दूरी पर वो थे, उसके बावजूद वो नहीं वहां पहुंचे थे। तो जो मुझे लगता है जो दूरियां है इतनी आसानी से वो मिटने वाली नहीं है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये लालू प्रसाद यादव ने पहुंचकर ये जरूर मैसेज दिया है कि हम बेटे के साथ हैं और और मेरा आशीर्वाद बेटे के साथ है। ये लालू प्रसाद यादव ने उस दिन जरूर कहा था, और ये भी कहा था कि परिवार में कोई दूरियां नहीं है, सब एकजुट है, सब एक साथ। जी, लेकिन मुझे लगता है परिवार की विडंबना देखिए सौरभ जी कि 2 भाई हैं, दोनों सत्ता में हैं, लेकिन दोनों की आपस में लड़ाई ये है कि सत्ता में ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर घर के भीतर और घर के बाहर कौन है। ये किसी भी परिवार के लिए कम से कम अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। लेकिन रामायण महाभारत के युद्ध देख लीजिए, चाहे मॉडर्न इंडिया को देख लीजिए, गांधी परिवार को देख लीजिए, और ऐसे उदाहरण हैं कि सत्ता के लिए कितनी जबरदस्त जंग परिवारों के बीच की हुई है। सौरभ जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मुगल में भी हुआ है, औरंगजेब, बाबर। ये कोई लालू परिवार कोई पहला परिवार राजनीति में नहीं है जिसके 2 भाई हैं तो दोनों अलग अलग पार्टी में हैं। इसके पहले भी कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो रामविलास पासवान जी का भी है। वही मैं कह रहा था कि ये कोई पहला परिवार नहीं है पॉलिटिकल। कई सारे ऐसे परिवार पहले भी हैं जहाँ के जो सदस्य हैं वो अलग अलग पार्टी में रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो हुआ है, ये ना ही आरजेडी के लिए अच्छी कही जा सकती है, ना ही तेजस्वी यादव के लिए, और ना ही लालू प्रसाद यादव के लिए, और ना ही तेज प्रताप यादव के लिए। क्योंकि तेज प्रताप यादव इस बार गए, चुनाव लड़े, हार के आ गए वापस। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनके सारे उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। तो निश्चित रूप से चीजें बिखरती है। अगर आप एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो ताकत आपको एक साथ होती है वो अलग अलग होने में नहीं होती है। ये सबको पता है। क्यों निकाला गया तेज प्रताप यादव को, ये भी बात सबको पता है।
हालांकि वो चीजें अब खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि अभी जो आरजेडी का जो विजन है वो अपनी पार्टी को लेकर है। अभी जो तेजस्वी यादव का जो एक तरीके से कहे उनकी जो चिंता है या लालू प्रसाद यादव का, वो अपनी पार्टी को लेकर है। जिस तरीके से उनकी पार्टी नंबर 1 से नंबर मतलब कहें तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, तो उस जो वो जो खाई है उसको खत्म करना वो ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो समर्थक है, उसमें एक नई ऊर्जा भरी जाए। और वो तभी होगा जब पार्टी को पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाए, एक नया जी जो कहते हैं नया शक्ल दिया जाए। तो मुझे लगता है इसके लिए जरूरी है एक नई एनर्जी के लिए कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। इससे एक कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा और एक उत्साह होगा। जिस तरीके से आपने देखा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो निश्चित तौर युवाओं को मौका पर आज देने से बिहार का हर युवा बिहार की युवा शक्ति जो है वो कितनी मजबूत होती है, आरजेडी इसे कितना जो है वो अपने यहाँ पर इस बात को स्थापित कर पाती, क्योंकि बीजेपी ने स्थापित कर दिया है कि वो युवाओं को मौका दे रही है लगातार, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो संगठन हो। अब तो नितिन नवीन के नाम पर और भी बिहार से इसकी मीना जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन है, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप पुराने और मजबूत नेता को नहीं बनाना, पावर देना चाहते हैं, जिससे मोदी जी का कद जो है और अमित शाह का कद हमेशा बना रहे, और आप दूसरे को मौका, दूसरे मजबूत खड़ी करना, ये भी एक इसका पहलू हो सकता है। सौरभ जी, राहुल मिश्रा हमारे साथ इसका आप उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान में किसको दिया उन्होंने मुख्यमंत्री पद। नमस्कार। मध्य प्रदेश में किसको दिया मुख्यमंत्री पद। सत्ता का पहला नियम है कृष्णकांत जी, ये तो सत्ता का पहला नियम है, अपनी सत्ता को मजबूत रखने के लिए दूसरों को कमजोर। तो ये तो पहला नियम है सत्ता का। दोनों पहलू को, हर चीज का निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। पालन बीजेपी का इस वक्त का नेतृत्व कर रहा है। कुछ उदार दिल नेतृत्व होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे साथ साथ बाकी वरिष्ठ भी गंगा में नहीं, नितिन नवीन जी बने हैं, मुझे बहुत खुशी है, मेरे बहुत ही क्लोज हैं और मैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जानता हूं और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन वही है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क कहीं ना कहीं दोनों अपनी अपनी जगह सही है कृष्णकांत जी। नए लोग को, गरीब लोग को, कमजोर लोग को चाय वाला बन सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम उदाहरण अभी के हैं जितने भी, वो आम घरों से निकले हुए युवा नौजवानों को चेहरा पार्टी बना रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब वो क्यों बना रही है उसकी थ्योरी दो है, एक ये कि पार्टी नई लीडरशिप तैयार करना चाह रही है, और दूसरी ये कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी भी वरिष्ठ को मजबूत नहीं रहने देना चाहते। दोनों ही थ्योरी खुद की सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाँ, होम मिनिस्टर और पीएम भी वो एक नए लोग को बनाते तो उससे भी देश का हो सकता था कि नया चेहरा पैदा होता। जी मैं आपके पास आ रही हूँ कृष्णकांत जी, ये कहना आसान है लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस बात ये बात जो है दरअसल वो सिर्फ सैद्धांतिक हो सकती है, व्यवहारिक तो बात यही है कि सत्ता अपनी बनाए रखने के लिए दूसरे की सत्ता को कमजोर करना पड़ता है। परिवारों में ये नहीं होना चाहिए, और जैसे ये परिवारों में शुरू हो चुका है तो परिवारों की शांति खत्म हो चुकी है, चाहे वो कोई भी परिवार हो। आपस के रिश्ते, प्रेम, स्नेह सब कुछ खत्म है, सिर्फ सत्ता है। तो कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्रेडिट इस बात का जरूर देना चाहिए। हालांकि अमित शाह तो अपने बेटे को ले आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार में किसी को नहीं आने दिया, चाहे वो पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड व्यक्ति हो, लेकिन उन्होंने ये तो स्थापित कर दिया कि वो राजनीति में परिवारवाद के विरोधी हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। राहुल मिश्रा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जी नमस्कार। राहुल मिश्रा जी, नमस्ते जी। तेजस्वी यादव की ताजपोशी का बिहार की सियासत में क्या मायने हैं? 25 जनवरी एक ऐसी तारीख जो बिहार की सियासत में आरजेडी को कौन सी दिशा की तरफ लेकर जाएगी, और उस वक्त जब अगर ये फैसला होता है तो दूसरे राजनीतिक दलों पर भी उसका असर, एक प्रेशर तो पॉलिटिकल हो जाएगा कि अब अपने यहाँ भी नई लीडरशिप को जगह दो। इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव
और राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बिहार में एक मजबूत स्तंभ है, और उस मजबूत स्तंभ को अगर नया जोश, नया खून तेजस्वी यादव के रूप में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर मिलता है तो राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के लिए अच्छी बात है। रही बात, चूंकि मैं कांग्रेस से हूं और जब तक हमारा नेतृत्व ये सुनिश्चित नहीं करता कि आगे आने वाले भविष्य में हम आरजेडी के साथ किस तरीके से रहेंगे, ये तब तक मुझे लगता है कि बोलना बेमानी होगा कि हम लोग अभी आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, हमने लड़ाई लड़ी, अच्छा लड़ाई लड़ा, उसके बावजूद कांग्रेस की अपनी पृष्ठभूमि है, कांग्रेस की अपनी मंशा है, कांग्रेस के पास अपनी नेतृत्व करने की क्षमता है। इसके बावजूद हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उनको बधाई है मेरी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बधाई है। तो अग्रिम बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है उत्पल वल्लभ जी, और आप हैं जो एकदम किनारे पर हैं, मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रूटीन बैठक से आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए, मैं सुन रहा था, बड़ी गंभीरता से सब लोगों को सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी कह रहे थे कि भाजपा के ये क्या बोलते हैं, चयन प्रक्रिया के तहत नवीन नितिन जी को चुना गया था। देखिए, वो उनका मामला है, ये भाजपा का मामला है कि भाजपा अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुनते हैं, किनको चुनते हैं, उनका क्या स्तर है, ये वो भाजपा का मामला है। मैं इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, लेकिन झूठ कम से कम नहीं बोले। क्या किस चयन की क्या प्रक्रिया है? कोई चयन की प्रक्रिया नहीं है। अरे 2-2.5 लोगों ने मिलकर थोप दिया है। उसके बाद अभी शिक्षा पे ज्ञान दे रहे थे राहुल आनंद जी। शिक्षा पे ज्ञान मत दीजिए, पूरी दुनिया जानती है कि कितना शिक्षित आपके नेता और हमारे पीएम हैं और किस तरह के शिक्षित हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये भी ग्रेजुएट नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस तरह की बात जो बोलते हैं, स्वयं अपने आप पहले झांक लीजिए कि आप कहां हैं और किस स्तर पे खड़ा है। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, अभी हुई नहीं है, होगी। उसमें ये तय होगा, क्या तय होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। हमारे यहाँ ये सारी प्रक्रिया और प्रोसेस चयन के तहत होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी। आपके यहाँ ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, कोई चयन प्रक्रिया नहीं हुआ है। इसलिए आप इस तरह के पार्टी में लोकतंत्र की बात आप नहीं करें, झूठ ना बोले। राम पुकार जी टीवी पे लाइव झूठ क्यों बोलते हैं इस तरह से? कौन सी चयन प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन जी की ये हुई है, ताजपोशी हुई है? बता दे, कौन सी बैठक में तय की गई है पार्टी के? जी राम पुकार सिन्हा जी गजब सा झूठ बोलने पे आतुर है। नहीं, मैं उनके पार्टी का मामला, मैंने पहले कहा उत्पल पल्लव जी के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। उत्पल पल्लव जी, क्षेत्रीय पार्टी एक ही परिवार पर केंद्रित पार्टी होती है। इतना आप अगर उस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप निश्चित जान लीजिए, बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, राम पुकार जी किस पार्टी से हैं? राम पुकार जी किस पार्टी से है? मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ, अभी दिख भी नहीं रहा, छोटा लेटर में। किस पार्टी से आप हैं? अब आप डिबेट में बैठते हैं और हम पुकार सिन्हा किस पार्टी के प्रवक्ता है ये नहीं मालूम है, तो फिर डिबेट में हमको भी लगता है कि अब क्या आप न्यूज 24 में बैठते हैं और आप चैनल पर हम पुकार सिन्हा को नहीं देखते हैं? बता दीजिए ना, दिख नहीं रहा है ना, बहुत छोटा लेटर में है। अब आपको ये भी मालूम नहीं है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हम प्रवक्ता हैं भाई, पुकार सिन्हा नाम। परिवारवाद पे भाषण दे रहे हैं आप। अच्छा, परिवारवाद पर भाषण तो नहीं, और सुख का मैंने उदाहरण दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत शर्मा जी, सूप और चलनी का सवाल नहीं है, ठीक है ना? यहाँ सूप और चलनी का सवाल नहीं उत्पन्न होता है, यहाँ उत्पन्न है कि अगर आपके पास मेरिट है, अगर आपके पास मेरिट है तो मेरिट को कहीं दबाया नहीं जा सकता। आपके पार्टी से एक मंत्री है, वो ना तो विधायक है ना एमएलसी है। पता नहीं आगे एमएलसी रहेंगे कि नहीं रह पाएंगे। समझे? अभी बनाने वाले हैं क्या एमएलसी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं बनाने वाले हैं, उनकी भी प्रोसेस और प्रक्रिया बता दीजिए। नहीं प्रोसेस और प्रक्रिया क्या बता दीजिए?
सुनिए ना उत्पल पल्लव जी, अरे इधर आपको अगर डिबेट में सुनिए ना, एक मिनट मीना शर्मा जी, मीना शर्मा जी, मैं आपसे आरजू और विनती करता हूँ, और हमारे सौरभ भाई है, एक बार उत्पल पल्लव जी को और हम पुकार सिन्हा को डिबेट कराइए खुलेआम मंच लगाकर। मैं इनसे चुनौती स्वीकार करता हूँ। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, आपका चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। एक बार न्यूज़ 24 पर हम में और आप में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, परिवारवाद। पुकार जी, आप तेज हो सकते हैं, करार हो सकते हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। मैं ज्ञान का अहंकार और दम नहीं भर सकता, मैं तो स्वयं स्वीकार लिया कि आप ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ ये कौन सा आधार है, बताइए ना आप। रामपुकार जी, उत्पल बल्लभ जी समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। आपके हर चुनौती का हम सवाल का जवाब देंगे, इंतजार कीजिए आप इंतजार कीजिए। आप एमएलसी का पद नहीं मार सकते हैं। आप तेज है, तर्रार है, ज्ञानी है, ये बात तो मैं स्वीकारता हूं। मैं आपसे छोटा हूं और आपको एक सलाह देता हूं, आसमान में नहीं थूकिए, बस इतना ही। आसमान में थूकने का सवाल नहीं है। आप जरा इस ज्ञान को आप अपने ऊपर देखिए, आसमान में थूकने की जरूरत नहीं है। उत्पल बल्लभ जी, प्लीज ध्यान रखें कि आप टेलीविजन और न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चर्चा में, प्लीज आप लोग ध्यान रखें। और रामपुकार जी, ये उत्पल बल्लभ जी दरअसल ये चुनौती दे रहे हैं कि दरअसल युवाओं का जो इस वक्त बिहार हो रहा है, युवा में, तो उसमें सारे युवाओं में वो खुद को भी शामिल कर रहे हैं, और इसलिए वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि भाई एक पीढ़ी का जो फर्क आ रहा है, दरअसल वो पीढ़ीगत बदलाव का ये साल 2026 होने जा रहा है, और इस पीढ़ीगत बदलाव में संदेश की शुरुआत बीजेपी ने की, दूसरे राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं दबाव में ला दिया। अब जो दबाव बीजेपी के नितिन नवीन के आने से दूसरे राजनीतिक दलों पर पड़ा है, और वहां पर भी अगर नई पीढ़ी काम को पूरी तरह से ऑफिशियली टेक ओवर कर लेती है, तो उसका असर बीजेपी पर भी पड़ना लाजमी है, राहुल आनंद जी। क्योंकि एक चुनाव नहीं है, चुनाव तो चुनाव है, आने वाले समय में बहुत सारे और भी चुनाव होंगे, पंचायतों के भी होंगे, तो कहीं ना कहीं एक आरजेडी चुनौती बड़ी बनने की तैयारी के रूप में तेजस्वी यादव की ताजपोशी को देखते हैं आप? मीना जी, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, और अभी तक जहां तक लगता है कि तेजस्वी यादव जी जब इंडिया अलायंस के जब हिस्सा थे, महागठबंधन के हिस्सा थे, तो हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं थी उनको लेकर, क्योंकि हमने जो अपनी रणनीति सेट किया था उस रणनीति में हम अव्वल आए और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर हम आज सत्ता में काबिज हुए हैं। और जो लोग इस बात की चुनौती दे रहे थे, कह रहे थे, सामने से आकर कह रहे थे कि 18 नवंबर को हमारी ताजपेशी होगी और हम शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये सारा जो सपना था वो एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। इसलिए तेजस्वी यादव जी को हम राजनीति की चुनौती के पद पर नहीं समझते हैं चीजों को, क्योंकि अभी उनको अपने परिवार के अंदर चुनौती सबसे बड़ी है, उसको कैसे सेटल करेंगे। अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष कैसे होगा, और साथ ही साथ उसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पार्टी का जो संगठन है वो किसके पास जाएगा, राज्य स्तर पे किसके पास जाएगा, किसकी बात चलेगी। अभी इनके घर के ही अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर मतभेद है, तो ये पहले इन सब चीजों से बाहर निकले। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि कृष्ण जी को जो श्राप मिला था, शायद उस श्राप से लालू प्रसाद यादव जी भी डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। उनके परिवार में जो टूट हो रही है, कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है सबके सामने। और जो एक लेगेसी क्रिएट करने की प्रयास की जा रही है तेजस्वी यादव जी को लेकर, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अभी समझती है कि अभी उनको और होमवर्क करने की आवश्यकता है, और हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं है। क्योंकि इसका एक और मैं आपको अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि जो लोग ईवीएम पे भी आरोप लगाते थे, गोवा में अभी जस्ट एक चुनाव हुआ है, पंचायत स्तर पे हुआ है, वो बैलेट पेपर से हुआ है। बैलेट पेपर में भी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जा रही है तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि भारत माता जाग चुकी है, और लोगों के अंदर जो एक प्रखरता है अपने राष्ट्र को लेकर और अपने राज्य को लेकर, अपने जिले को लेकर, और खास करके ग्रामीण स्तर पे भी वो सब लोग एकजुटता से एक ही समझ रहे हैं। आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर होने वाला है, और आने वाले भविष्य में कोई अगर अच्छा नेतृत्व दे सकता है तो जिसका मिशन और जिसका रीजन बहुत परफेक्ट होगा, कृष्णकांत जी, जो परिवार की कलह है वो कितनी बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के ताजपोशी के बाद होने वाली है उनके लिए? डॉक्टर मीना जी, ये बहुत ही पैरेलल है। बोथ आर द टू साइड ऑफ द वर्ल्ड कॉइन।
जब तक कहते हैं ना कि सत्ता में आप बैठे हैं तो परिवारवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि यदि आज आरजेडी का कद यदि कम हुआ है, पहले से स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का वजह से है, क्योंकि परिवार में ही जब आंतरिक कलह होता है तो आप विकास, परिवार का विकास नहीं होता है। और उसके बाद यदि परिवार में ही यदि आप इसी परेशानी से फंस रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बिहार की जनता के लिए या देश की जनता के लिए आपके पास समय नहीं बचता, और आप पॉलिटिक्स, अब धीरे धीरे पार्टियां कमजोर होती है। क्योंकि देखिए, आप जिस परिवार में देखिएगा पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, या पति माँ बाप में, बेटे में यदि आपसी शांति रहता है तो उसका विकास होता है। और गांव का, जो गांधी जी ने भी कहा थे कि गांव का सबसे ज्यादा, गांव में जो है शांति निवास करता है। क्यों? क्योंकि गांव में एक दूसरे को लोग सुख दुख में साथ देते हैं। किसी का डेथ हो जाता है तो वहां सारे गांव पहुंच जाती है, किसी की खुशी होता है तो सारे गांव पहुंच जाते हैं। तो ये जो जो शांति जो है ना, जिस घर में रहती है, उस घर में, उस घर का, उस पार्टी का, उसके देश का विकास होना है। इसलिए आंतरिक कलह को बहुत जल्द ही इसको आपसी समझौते से खत्म करना होगा, नहीं तो इसका असर आरजेडी में पड़ेगा। हो सकता है कि आरजेडी भी 2 भाग में बंट जाए। सौरभ जी, क्या तेजस्वी यादव इसे खत्म करना चाहेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव के पास तो कहीं न कहीं मजबूरी है। वो कहाँ जाएं? बीजेपी या जेडीयू उन्हें कितना संभालेगी, कितना उन्हें ढोएगी? दोनों ही बातें हैं कि उनकी कितनी ताकत है, जिसके सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसके अलावा उनकी क्या ताकत है? तो ऐसे में तेजस्वी यादव क्या ये चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव घर में वापसी कर ले? ये बिल्कुल चाहेंगे। मुझे लगता है कि पहल लालू प्रसाद यादव ने की है, और अगर लालू प्रसाद यादव को पहल नहीं करनी रहती तो लालू प्रसाद यादव चूड़ा दही के भोज में नहीं जाते, नहीं शामिल होते, ये तय है। लेकिन अगर गए हैं तो निश्चित तौर रूप से परिवार के तरफ तरफ से ये पहल की गई है, और खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है दूरियां जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी, एकाएक खत्म नहीं होगी। लेकिन उससे पहले जो आरजेडी को शौक लगा है, या तेजस्वी यादव को शौक लगा है, जिस तरीके से उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात को लेकर है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जाए। परिवार है, निश्चित रूप से परिवार के अंदर मतभेद है, वो चाहे तेज प्रताप यादव की बात करें या फिर रोहिणी आचार्य की बात करें, परिवार में मतभेद है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर परिवार के लोग एक साथ बैठेंगे तो ये मतभेद खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनौती है कि पार्टी को खड़ा करना, पार्टी को रिफॉर्म करना, क्योंकि पार्टी की जो कंडीशन है वो 2010 वाली स्थिति बन गई है। 2010 में जैसा जी। सबको पता है कि 22 सीटें पर सिमट गई थी आरजेडी, और अभी उनके जो विधायकों की संख्या है वो मात्र 25 है। तो ऐसे में चुनौती सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि कैसे एक बार फिर से पार्टी को खड़ा किया जाए, पार्टी जी, के अंदर बहुत जितने बहुत भी तरह का मतभेद है उसको खत्म किया जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव के बहाने आरजेडी अब एक नई टीम, नई पीढ़ी को सौंपने की जिम्मेदारी जो है वो पूरा करने जा रही है। लालू प्रसाद यादव अधिकृत रूप से अपने बेटे को अपनी पार्टी की कमान सौंपने जा रहे हैं। 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे परिवार को एकजुट किया जाए। कितनी सफलता उसमें उनको मिल पाती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तेज प्रताप यादव इस पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।